लोगों को जो है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर 3 से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमारा चैप्टर चल रहा था। ये हमारा जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। आप लोग इससे पहले जो है सेल हमने करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद सेल के बाद हमारा था टिश्यू चैप्टर, टिश्यू के बाद हमारा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका जो हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ और साथ में हम क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। और इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है 300 प्लस जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन हमारा कि ऐसे जीव जिनमें समानतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने बताया था कि ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसका नाम ही है सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव को हम खुले आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, तो हम उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे, यानी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। तो मनुष्य की आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 100 जो है माइक्रो होती है। कितना, 100 माइक्रो होता है, तो याद रखना है, ठीक है। मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, 100 माइक्रो होती है। नेक्स्ट है हमारा कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है किसने किया था। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है किसने किया था, तो जेनसन तथा जेनसन ने किया था, ठीक है। जेनसन और जॉनसन ने किया था, जेनसन तथा जेनसन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के अगर बारे में पूछे तो जेनसन, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर आपसे पूछे तो लेवेनहॉक ने किया था, ठीक है, लेवेनहॉक ने। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही अच्छा लेवल का ये माइक्रोस्कोप था, नॉल एंड रस्का ने किया था। तो माइक्रोस्कोप से 3 प्रश्न पूछेंगे। अगर पूछे कि माइक्रोस्कोप का सिर्फ आविष्कार किसने किया था, तो जेनसन और जेनसन ने, ठीक है। पूछे कि संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो लेवेनहॉक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने किया था, तो नॉल तथा रस्का ने किया था। और ऑप्शन में आपको तीनों रहेगा, तो आपको बच के रहना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वायराइट्स जो होता है उसकी खोज किसने की थी। तो वायराइट्स की जो खोज की थी, किसने किया था वायराइट्स की खोज, तो थियोडर डायनर ने किया था वायराइट्स की खोज, थियोडर डायनर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइट्स के विषय में सही नहीं है। यानी कथन आपको पढ़ना है और जो है इनमें से कौन सा जो है वायराइट्स के बारे में सही नहीं है। यानी इसमें से 4 में से जो है हमारे क्या है, 2-3 सही है, ठीक है। तो सबसे पहले वायराइट्स के बारे में अगर बात करें तो ये सिग्नल स्टैंडर्ड आरएनए की मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल सही, ये सिग्नल स्टैंडर्ड आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वायराइट्स। सेकेंड है कि यह केवल जो है पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियां पैदा करता है, बिल्कुल सही, वायराइट्स जो है केवल पौधे में पाया जाता है और ये जो है बीमारियां पैदा करता है। वायराइट्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये हमारा जो है गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। वायराइट्स परपोषी के एंजाइम की मदद से गुणन यानी रेप्लिकेशन करते, ये भी हमारा सही है। वायराइट्स के बारे में हमने जो है पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ा था थ्योरी में। नेक्स्ट हमारा है कि प्रियोन क्या है, ठीक है। प्रियोन क्या है, तो प्रियोन के बारे में हमने पढ़ रखा था। प्रियोन जो है क्या है, तो प्रियोन देखिए असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिका के द्वारा जो है निर्मित होता है, प्रियोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोगी स्कार्पी किसके कारण होता है। तो देखिए बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला जो रोगी स्कार्पी है वो किसके द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो देखिए ये होता है प्रियोन के कारण ही होता है, मस्तिष्क में होता है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में जो है क्रोइड सल्फेट याकूब बीमारी किसके कारण होता है। तो देखिए हमने ये बताया था कि मनुष्य में क्रोइड सल्फेट याकूब जो बीमारी होता है वो प्रियोन के कारण ही होता है और ये जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या है, तो पीआरपीसी जो है प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, तो और प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं पीआरपीएससी, तो ये इसका जो कथन हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन क्या
कि असमान प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो देखिए असमान जो प्रोटीन अणु प्रियोन होते हैं वो कितने अणु के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं 254 अणु के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गाय बैल में होने वाला जो मेड काउ बीमारी या BAC का कारण क्या है। तो देखिए गाय में जो होने वाला बीमारी है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है प्रियोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए सूक्ष्म जीव का सबसे पहले खोजा था किसने, तो सूक्ष्म जीव का सबसे पहले खोजा था लियोन हॉक ने किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने है माइक्रोस्कोप का जो निर्माण किया था, हम इसके बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो लियोन हॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कथन को पढ़ना पड़ेगा। पहला कथन कहता है कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। तो देखिए बोल रहा है कौन सा कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन होगा। तो सबसे पहले है कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। हमने कवक को देखा, वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थिति में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी सूक्ष्म जीव जो है कहीं उपलब्ध होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट हमारा है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इसमें से चुनना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से चुनना है हमें कि कौन सा कथन जो है क्या है सही है। तो पहला कथन है कि सभी वायरस जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। सही नहीं है, गलत को चुनना है। तो देखिए इसमें तो सही है हमारा, सभी वायरस जो होते हैं क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए जो है परपोषी पर जो है निर्भर होता है, ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिलकर बने होते हैं, ये भी सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, तो यही हमारा क्या है गलत है। हमने वायरस के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छी तरह डिटेल में भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है कि होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो तब उसे जो है हम क्या कहते हैं। तो देखिए जब होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं विरियन कहते हैं, विरियन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था। तो ये सबसे पहले किया गया था तंबाकू के पौधे में, हमने ये पढ़ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता जो है सबसे पहले किसने लगाया था। तो जो है किसने लगाया था, सबसे पहले इसका पता जो है आइवानोस्की ने पता लगाया था, आइवानोस्की ने। वायरस की खोज इन्होंने ही की थी इसी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में यानी क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए सबसे पहले रोगी पौधे से मतलब जो रोगी पौधा था किसका, तो तंबाकू का रोगी पौधा था, उसी में आइवानोस्की ने जो है पता लगाया था। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर प्रश्न। हमने देख लिया। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में, अच्छा क्रिस्टल की बात करें तो इसका उत्तर माफ कीजिएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो स्टेनले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। वायरस जो है क्या है। तो देखिए वायरस जो है क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, या ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। तो वायरस ना तो जो है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है और ना ही यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो कोई कथन है तो उस पर जो विचार करना है। तो वायरस में जो है श्वसन नहीं होता है। वायरस में क्या है कि श्वसन नहीं होता है, तो वायरस में श्वसन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही जन्म कर सकते हैं, ये भी क्या है सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A और C, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखिए टोबैको मोजेक वायरस में जो है न्यूक्लिक एसिड RNA के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है। तो बताना है कि
कौन सी बीमारी जो है वायरस के द्वारा नहीं होती है, तो डिप्थीरिया जो है वायरस के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए सबसे पहले जो है विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया, तो तिवानवेस्की के द्वारा जो है विषाणु की खोज किया गया था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु जो माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ में, सजीव पदार्थ में, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप में। तो देखिए विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप में माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि HIV यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एड्स कहलाता है। एड्स का कारण क्या है, तो देखिए एड्स का कारण क्या है, तो देखिए एड्स का कारण है T फॉर लिम्फोसाइट की कमी, T फॉर लिम्फोसाइट की कमी है एड्स का कारण। नेक्स्ट हमारा है एड्स फैलता कैसे है, ठीक है, तो एड्स के बारे में हमने बताया था कि एड्स कैसे फैलता है, तो शारीरिक संपर्क से एड्स जो है फैलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, तो एड्स देने वाले जो वायरस की पहचान है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1981 में एड्स देने वाली वायरस की पहचान हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करते हैं, तो एलिसा जो जांच होती है वो एड्स की पहचान में की जाती है, एलिसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हार्ट यानी हाईली एक्टिव एंटीट्रोवियल थेरेपी या कार्ट की अगर बात करें कॉम्बिनेशन एंटीट्रोवियल थेरेपी तथा आर्ट की बात करें एंटीट्रोवियल थेरेपी का संबंध किससे है, ठीक है, तो हार्ट कार्ट और आर्ट का संबंध जो है किससे है, तो इस थेरेपी का संबंध जो है एड्स से है। तो याद रखना है हार्ट कार्ट और आर्ट का संबंध है एड्स से, इस थेरेपी का संबंध एड्स से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1992 में की गई थी। कब की गई थी, 1992 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एंडीज जो है इजिप्ट मच्छर है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एंडीज जो इजिप्ट जो है मच्छर है, तो वो है इनमें से सभी, यानी डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, पीत ज्वर भी है, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जापानी जो है इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है, तो देखिए जापानी जो है इंसेफेलाइटिस जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ठीक है, तो जापानी जो इंसेफेलाइटिस जो एक प्रकार का है वो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको पता करना है कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो ये कथन हमारा जो है एक विषाणु जनित रोग ही है, हम जानते हैं यह रोग जो है क्यूलेकस प्रजाति के मच्छर के द्वारा भी किया जाता है, यह रोग सूअरों के माध्यम से भी फैलता है, यानी इसमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 39 कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी में से कौन सा जो है किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो देखिए विषाणु में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, विषाणु में क्या होता है कोई एंजाइम नहीं होता है। तो पूछेगा कि इनमें से किस में एंजाइम नहीं होता है, शैवाल में, लाइकेन में, तो देखिए विषाणु में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर का बोल रहा है कि विषाणु वृद्धि कर सकता है, तो विषाणु जो है किस में वृद्धि कर सकता है, तो विषाणु जो है किस में वृद्धि कर सकता है, केवल जीवित कोशिका में या केवल मृत कोशिका में, पानी में, तो विषाणु जो है केवल जीवित कोशिका में जो है वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों, विषाणु हमने बताया था कि सजीव भी माना जाता है, निर्जीव भी माना जाता है, तो उसका क्या रीज़न है, उन सभी जो है रीजनों को हमने बताया था। तो सबसे पहले निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलीय हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है इसलिए निर्जीव माना जाता है, और कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती इसलिए जो है इसे निर्जीव माना जाता है। इन सभी नियमों को हमने पढ़ा था थ्योरी में। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विषाणु सजीव माने जाते हैं क्यों। देखिए इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि विषाणु जो क्यों सजीव माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, इसके लिए ये जनन कर सकता है और इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता भी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या था डी होगा।
नेक्स्ट हमारा है कि टीएमवी शब्द जो संबंधित है किससे संबंधित है, टीएमवी, ठीक है। तो टीएमवी जो शब्द संबंधित है वो हमने बताया था कि मोज़ेक वायरस जो होता है, ठीक है, तंबाकू मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो वो संबंधित किससे है, तो विषाणु से। इसी में तो खोज किया गया था वायरस का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सार्स क्या है, देखिए सार्स के बारे में हमने बताया था कि सार्स आखिर है क्या, तो सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है, तो देखिए आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो विषाणु के कारण ही होता है, माफ़ कीजिएगा, आलू में होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है, देखिए निम्नलिखित में से जो है किस रोग का कारण जो है वायरस है। आलू का लीफ रोल, आलू का लीफ रोग हो गया, भिंडी का पीत सीरा मोज़ेक हो गया, टमाटर का लीफ कर्ल हो गया, इनमें से सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सीरा मोज़ेक और टमाटर का लीफ रोल होगा। नेक्स्ट हमारा है कि विषाणु क्या होता है, तो देखिए विषाणु के बारे में अगर आपसे सवाल पूछे कि विषाणु होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायरस की संरचना में प्रोटीन की खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो देखिए जंतु में होने वाला जो फूट एंड माउथ रोग है वो किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुर्गियों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो देखिए मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है जिसका नाम है रानीखेत, तो उसका कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है। मुर्गियों को होने वाला हैजा का कारण क्या है, तो देखिए हैजा के कारण जो मुर्गियों में होता है बीमारी, हैजा बीमारी, मुर्गियों को होने वाला हैजा जो बीमारी है यानी फॉल कॉलरा, तो वो होता है विषाणु ही होता है, ठीक है। रानीखेत और फॉल कॉलरा ये सभी विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग बीमारी है, तो देखिए विषाणु जनित बीमारी की अगर बात करें, विषाणु जनित, तो इनमें से सभी जैसे खसरा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, ये सभी क्या है, वायरस से होते हैं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। नेक्स्ट हमारे कुत्ते की काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए कुत्ते के काटने से बीमारी होती है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि चेचक जो है, चेचक के टीके का विकास जो है किसने किया था, तो देखिए चेचक का टीके का जो विकास है वो किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। विषाणु क्या है, वायरस क्या है, विषाणु जो है एक प्रकार का क्या है, हमने बताया था कि बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय है या अकोशिकीय, तो इसके बारे में हमने बताया था कि ना एक कोशिकीय ना बहुकोशिकीय, ठीक है, अकोशिकीय है, ठीक है, विषाणु क्या है, अकोशिकीय है। नेक्स्ट हमारा है कि किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, तो कौन सा बीमारी जो है भारत में पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया है, तो वह चेचक। नेक्स्ट हमारा है कि रेबीज क्या है, तो रेबीज क्या है बताना है कि जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित है, तो रेबीज जो है ना वो विषाणु जनित है, ठीक है, कुत्ते काटना क्या है, विषाणु जनित रोग है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है चमगादड़ और कुत्ते की वजह से और लोमड़ी या सियार था शायद, उसके वजह से होता है रेबीज। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन की पेशियों पर जो है नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखकर डरने लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिया में होता है यानी रेबीज में होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है, तो वायरस से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से रूपित किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन कि एवियन जो इन्फ्लुएंजा है वो विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाए, तो एवियन इन्फ्लुएंजा को यानी बर्ड फ्लू के बारे में पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, बर्ड फ्लू यानी H5N1, ठीक है, बर्ड फ्लू बोले तो H5N1 याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वाइन फ्लू, ठीक है, अब देखिए वहाँ बर्ड फ्लू पूछ रहा था, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि स्वाइन फ्लू के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए स्वाइन फ्लू जो है विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाए, तो दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई, दोनों को जो है सावधानीपूर्वक समझ लेना है। H1N1 को जो है स्वाइन फ्लू कहा जाता है और H5N1 को क्या कहा जाता है, तो H5N1 को कहा जाता है बर्ड फ्लू, तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। H5N1 क्या है, बर्ड फ्लू है
और H1N1 क्या है, दोनों N1N1 स्वाइन फ्लू है। तो H1N1 जो है स्वाइन फ्लू है और H5N1 जो है बर्ड फ्लू है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोग होता है। तो देखिए ओसेल्टा जो विविर नामक औषधि होता है ना, वो स्वाइन फ्लू के उपचार में करते हैं। और स्वाइन फ्लू के बारे में हमने बताया था कि H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, ये भी याद रखना है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 जो होता है स्वाइन फ्लू होता है, और H5N1 क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। H5 और N1 जो होता है वो क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो है आजमाई गई दवा क्या है। तो देखिए एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है वो है जीडोउडिन, ठीक है, AGT। एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा जो आजमाई जाती है दवा वो है जीडोउडिन, AGT। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो बताना है कि किसके द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो याद रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये होता है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। इन रोगों पर रेबीज हो गया, फ्लू हो गया, खसरा हो गया, ट्रोकोमा हो गया, तो इन पे विचार करना है। तो देखिए तो इनमें से विषाणु जनित रोग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से किसके के बारे में पूछा है, विषाणु जनित। तो देखिए रेबीज हो गया विषाणु होता है, और खसरा भी होता है विषाणु, और फ्लू भी होता है क्या, विषाणु। यानी इसका 1, 2, 3 उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कथन देख लेते हैं। कथन क्या कर रहा है हमारा पहला, कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं। बिल्कुल सही है। अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। ये जो है अनुवांशिक रोग जो है संक्रामक नहीं होते, यानी फैलते नहीं अनुवांशिक रोग, ठीक है, जिसमें है उसी में रहेगा, ठीक है। और सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला रोग क्या होता है, संक्रामक होते हैं, यानी फैलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि मंकी फीवर जो है रोग होता है किसके कारण होता है। तो देखिए मंकी फीवर जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है। तो ये D ऑप्शन तक दिया हुआ है, इनमें से किस में जो है सभी जो है विषाणु जनित है। तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं हर्पीज भी विषाणु जनित रोग है, रैबीज भी है, लेकिन मम्स नहीं है। तो इसमें से 2, तो देखिए तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा इसका उत्तर जो है मेरे भाई सही हो जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें जो है तपेदिक भी विषाणु जनित है, हर्पीज भी है और रेबीज भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। तो सबसे पहले एड्स का संचरण होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एड्स का जो है संचरण होता है, कैसे होता है, लैंगिक संभोग से होता है। लैंगिक संभोग से होता है, बिल्कुल सही है। फिर रक्ताधान से होता है, ये भी रक्ताधान से होता है। अगर रक्ताधान से यानी रक्त से भी होता है ये। और मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से होता है, ये हमारा जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और प्लेसेंटा के संपर्क में भी होता है, हाँ, अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क में भी होता है, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 1, 2, 4। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर प्रश्न, पोलियो का कारण क्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोलियो जो होता है जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो जो साल का टीका है वो किससे संबंधित है, साल का टीका। साल का टीका के बारे में हम सभी जानते हैं कि साल का टीका जो है पोलियो से संबंधित है। साल का टीका जो है पोलियो से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर जो है एंटीबायोटिक औषधियाँ का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है औषधि का कोई असर नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो ये जो होता है विषाणु में नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर जो है एंटीबायोटिक औषधियाँ का कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्वचा एवं आँख के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है। तो देखिए त्वचा एवं आँख के सफ़ेद भाग का जो पीला होना है वो किस रोग का लक्षण है, तो हेपेटाइटिस का लक्षण है। हमने बताया था जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग जो है ठीक नहीं हो पाता है, तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने जो है निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो देखिए एडवर्ड जेनर जो है वो टीका की खोज किए थे, एडवर्ड जेनर।
75 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टीका है, टीका क्या है? तो टीका जो है एक प्रकार का एंटीजन है। टीका क्या है? एक प्रकार का टीका जो है एंटीजन होता है। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर पर प्रश्न। 77 नंबर है कि संक्रमित रक्त, शुक्राणु, स्पर्म तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो ये रेबीज की संभावना होती है, ठीक है, याद रखना है। यानी संक्रमित रक्त और शुक्राणु, स्पर्म तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो रेबीज की संक्रमण जो है की संभावना होती है। नेक्स्ट हमारा है कि फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो देखिए पोलियो को जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा जो है कुछ कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन इसमें से चुनना है कि कौन सा जो है सही नहीं है, बाकी तीन में इनमें से क्या है? सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों को जो है नहीं क्या हमें चुनना है, यानी इनमें से तीन जो है क्या होंगे? सही होंगे। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह संचारित होता है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का जो है टीका नहीं होता है, यही हमारा गलती। हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं, हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का नहीं होता है, ठीक है। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये भी सही है। यानी जो हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों के अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ये भी सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट हमारा जो है 80 नंबर प्रश्न, ठीक है। एटी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन जो है टाइगर मच्छरों के द्वारा जो है संचारित नहीं होता है? यानी टाइगर मच्छर के द्वारा जो है संचारित नहीं होता है। पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एंसेफेलाइटिस। तो देखिए इनमें से जो है टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छर के द्वारा जो संचारित नहीं होता है वो कौन सा है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस जो है वो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कि चेचक होने का कारण क्या है? तो देखिए चेचक होने का जो कारण है वो क्या है? तो देखिए चेचक होने का कारण जो है वेरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है? तो इसमें से रूबियोला वायरस जो है किससे संबंधित है? तो रूबेला वायरस खसरा से संबंधित है, वेरियोला वायरस चेचक से संबंधित है, वेरिसेला वायरस छोटी माता से, और मिक्सो वायरस जो है प्लेग से संबंधित है। मिक्सो वायरस क्या है? प्लेग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग जो प्रभावित होता है? तो देखिए पीलिया और हेपेटाइटिस रोग में जो है यकृत प्रभावित होता है। कौन सा? यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो देखिए हेपेटाइटिस ए का जो संक्रमण है रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है, तो ना तो पहला उत्तर इसका होगा ना ही दूसरा उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 85 नंबर के चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है। तो देखिए चेचक के प्रति जो टीकाकरण में जो समावेशन किया जाता है जीवन प्रतिरक्षियों के द्वारा जो है समावेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक होता है? तो देखिए सूअरों का जो है मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में जो है सहायक होता है? तो है जापानी एंसेफेलाइटिस में होता है। तो सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में जो है सहायक होता है? तो है जापानी एंसेफेलाइटिस से होता है। नेक्स्ट हमारा है रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते जो है किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो देखिए रेबीज के व्यवसाय में संक्रमित कुत्ते जो हैं किस प्रकार के व्यवहार को जो है दर्शाते हैं? तो है ए और बी दोनों प्रकार के जो है संक्रमित को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है यानी कुत्ते अत्यधिक उग्र भी होते हैं और शांत भी होते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? यानी घात करो और छिप जाओ विषाणु है कौन सा? तो RSV विषाणु जो है वो घात करो और छिप जाओ से संबंधित है, याद रखना है RSV विषाणु, ठीक है। RSV RS और V विषाणु, ठीक है। RSV जो है वायरस है वो घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है। नेक्स्ट हमारा है 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है किसकी कमी हो जाती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा है कि जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है। तो देखिए जीका वायरस जो है किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है, तो एडिस मच्छर के द्वारा जो है संचारित होता है। नेक्स्ट हमारा है कि जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए जीका वायरस जो है मनुष्य के किस भाग को जो है प्रभावित करता है, तो जीका वायरस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जीका वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है 92 नंबर की इबोला शब्द से क्या समझते हैं। तो देखिए इबोला जो है वो क्या है, तो पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला, ठीक है। तो पश्चिम अफ्रीका में एक जो है विषाणु रोग प्रकोप है इबोला। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया फेज के बारे में बताया था, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियाफेज जो है एक प्रकार का विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, तो देखिए बैक्टीरियोफेज में जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में, ये हमने बता रखा है। नेक्स्ट हमारा है कि युवा व्यक्ति में एचआईवी या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध से है, यानी एचआईवी जो होता है किस कारण से होता है। तो देखिए सबसे पहले और मतलब सॉरी क्वेश्चन क्या है कि युवा व्यक्तियों में एचआईवी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता तथा संबंध से होती है, यानी एचआईवी हो गया कोई व्यक्ति को या एड्स हो गया तो कौन से लक्षण उसके हैं, तो दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकालीन तीव्र अरक्ता या दीर्घकालीन प्रभाविकता या दीर्घस्थायी सिरोवेदना। तो ये होता है तीव्र और दीर्घस्थायी जो है सिरोवेदना होने लगती है जिसके कारण ऐसा होता है, मतलब लक्षण है एचआईवी का। नेक्स्ट है हमारा किस रोग के लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है टेस्ट एंड ट्रीट जो है नीति जो है शुरू की गई थी, तो एचआईवी के लिए, यानी एचआईवी के लिए जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की थी। तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति किससे संबंधित है, एचआईवी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी से होता है, जो क्या है एक प्रकार का, तो एड्स जो है वो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। वो एक प्रकार का क्या है, रिट्रो विषाणु है, लेंटे विषाणु है, अरबो विषाणु है, तो एक प्रकार का रिट्रो विषाणु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका जो है विकसित किया था। देखिए पोलियो का जो है टीका किसने विकसित किया था, तो जोनास एडवर्ड्स जो है साल्किन, यानी जॉनी साल्किन ने कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो पोलियो का टीका किसने किया था, पोलियो का टीका विकसित किया था जॉनी साल्किन या जोनास एडवर्ड साल्किन का नाम है पूरा। 99 नंबर है कि एलिसा जो है, एलिसा का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एलिसा जो होता है एड्स का जो है जांच का नाम है एलिसा टेस्ट, ठीक है। जिसे एड्स होता है तो उसे एलिसा टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, कि एड्स है कि नहीं उसी से पता चलता है। तो देखिए इसका एलिसा का नाम याद रखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ठीक है। क्या नाम है, ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक, आई से इम्यूनो, एस फॉर सर्वेंट और इसे एसओ, ठीक है। तो एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट एसे इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है। तो देखिए एड्स है, पोलियो है और चेचक में जो है क्या समानता है, तो समानता इसमें एक ही है कि ये सभी जो है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि जीवाणु की खोज किसने किया था, ठीक है। जीवाणु के बारे में पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज हम सभी जानते हैं कि लियोनहॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो जीवाणु है वो आर्की बैक्टीरिया में जो सम्मिलित किया गया है, याद रखना है। सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, आर्की बैक्टीरिया में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया था कि जीवाणु जो है रोग फैलाते हैं, किसने बताया कि जीवाणु जो है रोग फैलाते हैं, तो लुई पाश्चर और कोच ने बताया था कि जीवाणु जो है रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु होते हैं क्या, जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं, तो इन सभी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी भी जीवाणु होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है, तो 70 जो है राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं इनमें से चुनना है। तो जीवाणु एक कोशिकीय है, बिल्कुल सही है। जीवाणु ये जो है एक कोशिकीय है। जीवाणु सर्वव्यापी है, ये भी सही है। जीवाणु अकेले तथा समूह में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये हमारा बिल्कुल गलत है। जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हमारा इसका यही डी उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट है कि जीवाणु को पौधे माना गया है क्यों। तो देखिए जीवाणु को जो है क्यों पौधे माना गया है, तो जीवाणु को पौधे इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती है जीवाणु में, ठीक है,
और वो कठोर होता है, इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, इसलिए ये गति नहीं कर सकते, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो पौधे की तुलना अगर हो रही है तो पौधे में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जो है पौधे की श्रेणी में माना जाता है। जीवाणु में संबंधित जो है निम्न कथनों पर जो है विचार करना है, ठीक है। जीवाणु संबंधित, तो सबसे पहले कथन क्या है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो देखिए, या सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। तो देखिए, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं और किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 109 नंबर की, जीवाणुविक कोशिकाएं में नहीं होता है, क्या नहीं होता। तो देखिए, जीवाणुविक कोशिकाएं में जो नहीं होता है वो है कोशिका भित्ति, जीवद्रव, राइबोसोम या सूत्रकर्णिका। तो सूत्रकर्णिका नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीवाणुविक जो कोशिका में नहीं होते हैं सूत्रकर्णिका नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो देखिए, कथन क्या है कि जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है, या जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास होते हैं। तो देखिए, जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है, पहला सही है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं, तो ये दोनों सही उत्तर इसका, ठीक है। जीवाणु की आकृति जो होती है विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है और जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जीवाणु में किस प्रकार का जो है डीएनए पाया जाता है। तो देखिए, जीवाणु में प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवाणु में जो है किस प्रकार का जो है डीएनए पाया जाता है। तो देखिए, कुंडलित जो है डीएनए पाया जाता है जीवाणु में। जीवाणुओं की साधारण आकृति जो है होती है, कैसी होती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि क्षर रूपी होती है जीवाणु की आकृति, ठीक है। थ्योरी सेक्शन अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट अच्छी तरह तो आपको एक भी प्रश्न जो है आप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जीवाणु जो कौमा के आकार के होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जो जीवाणु जो कौमा आकार के होते हैं उसी को तो वाइब्रो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि गोल जो आकृति वाले जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, गोल आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं वो बैसिलस होते हैं, स्पाइरिला होते हैं, वाइब्रियो होते हैं, या कोकाई होते हैं, तो कोकाई होते हैं। तो गोल आकृति वाले जीवाणु जो होते हैं वो कोकाई होते हैं, सबके बारे में बताया था, कोकाई में ओ लिखा हुआ था, ठीक है। थ्योरी में हमने बताया था। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे छोटे जीवाणु को गोलाणु कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। जो आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहते हैं, गोलाणु कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, सय से नाम इसका सर्पिल स्पाइरलिम, ठीक है। तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है, तो जो है स्पाइरलिम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्र किसमें जो अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में जो है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा है कि जीवाणु कोशिका में अभाव होता है, तो केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली या इनमें से सभी। तो देखिए, जीवाणु कोशिका में जो है अभाव होता है, किसका अभाव होता है, तो केंद्रक का भी, केंद्रिका का भी और केंद्रक झिल्ली का भी, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है संख्या में पाए जाते हैं शैवाल, कवक, कीट या जीवाणु। तो इनमें से जीवाणु जो है सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो कौन जो है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो कहलाता है वो वर्णी लवक कहलाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो है क्या वो बैक्टीरिया में है, पाए जाते हैं। तो हाँ, क्रोमेटोफोर के रूप में ये पाए जाते हैं। किसके रूप में, क्रोमेटोफोर के रूप में जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर के रूप में। नेक्स्ट हमारा है कि जीवाणु में श्वसन का स्थान क्या है। तो देखिए, जीवाणु में श्वसन का जो स्थान है वो है कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम या कंड्रियोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, जीवाणु का श्वसन स्थान जो होता है कोशिका झिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया को जो कहा जाता है नीलहरित शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया होता कैसा है। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया प्रकाशीय विविध पोषी होता है, प्रकाशीय स्वपोषी होता है, या जो है रासायनिक स्वपोषी होता है, रासायनिक विविध पोषी होता है। तो प्रकाशीय जो है स्वपोषी होता है। नेक्स्ट है जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। तो देखिए, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए जो उपयोग होता है वो क्या होता है, तो क्रिस्टल जो है वायलेट होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो इसमें से माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट हमारा कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन
कि यौगिक में बदल देते हैं, वो क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है उसे। नेक्स्ट हमारा है कि जो है नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जो नोड्यूल होते हैं वो पाए जाते हैं, वो चना में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नूडल्स जो पाई जाती है। तो देखिए रूट नूडल्स पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो कुछ जो है लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी रूट नूडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है फली फसल जो है सहायक होता है, फली फसल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 131 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। सहजीवी की बात कर रहा है कि सहजीवी जो है। तो देखिए सहजीवी इनमें से कौन है, तो ये हमारा है राइबोजियम जो है सहजीवी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए लेग हीमोग्लोबिन का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य है वह है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों। देखिए तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जो है जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसेवन खाद्य परीक्षण में क्या मदद करता है। तो देखिए प्रसेवन खाद्य परीक्षण में जो मदद करता है वो क्या मदद करता है, तो है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु को पौधे माना गया है, क्यों। तो देखिए जीवाणु को पौधा माना गया है, क्यों। तो देखिए जीवाणु को जो पौधा माना गया है इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, इसलिए जीवाणु को पौधा माना जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान संरचना को जो है पिलाई या फ्रिम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलाई और फ्रिम्बी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। देखिए हेटेरोसिस्ट जो पाए जाते हैं वो क्या है, तो वह है साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो क्या है कि दुर्गा पूजा है, ठीक है, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है पिपीलियो कहलाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पिपीलियो कहलाता है, तो पिपीलियो जो कहलाता है वो माइक्रोप्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है क्या। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया में जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो कोशिका भित्ति के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है कि रिकेटिसिस एक समूह है। रिकेटिसिस जो एक समूह है वो किसका समूह है, तो रिकेटिसिस जो है एक बैक्टीरिया का समूह है। नेक्स्ट हमारा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया हो गया, या बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं समान रूप से न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखिए मानव के आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, यानी एस्चेरिशिया जो है कोलाई पाया जाता है मानव के आंत में। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भोजन की विषाक्तता जो उत्पन्न होती है, माफ़ कीजिएगा, भोजन की विषाक्तता जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है। तो भोजन की जो विषाक्तता यानी भोजन जो है जहरीला बनता है वो क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम के द्वारा होता है, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो मिट्टी में जो है धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। तो देखिए तो वो जो मुक्तजीवी जीवाणु है वो कौन सा है, तो वो है एनाबीना। क्या है, एनाबीना, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का जो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दही जमाने में जो किया जाता है वो लैक्टोबैसिलस का सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि चाय की पत्तियों की क्यूरिया में किसका उपयोग होता है। तो देखिए चाय की पत्ती में जो क्यूरिया में है बैक्टीरिया का जो है इस्तेमाल होता है, जीवाणु का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाता है, तो जो है किससे उत्पन्न होता है, तो ये जो होता है क्यूरिंग के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का जो इस्तेमाल होता है वो किसके रूप में होता है, जैव उर्वरक के रूप में होता है, तो ये धान के खेतों में होता है इसका इस्तेमाल। स्वतंत्र जीवी जो है अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये जो है वो क्लोस्ट्रीडियम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है। तो देखिए सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु की बात कर रहे हैं तो फ्रैंकिया है, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम सभी जो है थ्योरी सेक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। अगर फास्ट हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से,
ठीक है, और आपको लग रहा है कि अगर स्लो है तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह हैं। तो देखिए, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के जो समूह हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं मिथेनोज कहलाते हैं, मिथेनोज कहलाते हैं, याद रखना है, अच्छे प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है कि वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है वो क्या कहलाती है। तो देखिए, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है वो फ्लक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है कि जूट के रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होती हैं, तो कैसी होती है। तो देखिए, जूट के रेटिंग के लिए जो किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होती हैं वो होती हैं क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम एस्टुब्यूटाइलिकेम, ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, याद रखना है, ठीक है। योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया क्या है। देखिए, योग हट बनाने में जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो है एक तो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस भी है और एक है जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स भी है, यानी ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कर रहा है क्वेश्चन कि एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं। तो देखिए, एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में जो आते हैं वो जीवाणु आते हैं एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में। नेक्स्ट है हमारा कि माइक्रोप्लाज्म की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो माइक्रोप्लाज्म की जो खोज की थी वो ई नोकार्ड तथा ई रॉक्स ने की थी, ई नोकार्ड तथा ई रॉक्स ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए, जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग है वो है डिप्थीरिया है, प्लेग है, क्षय रोग है, तपेदिक है, यानी इनमें से इसका सभी हो जाएगा, यानी डिप्थीरिया भी होता है, प्लेग भी होता है और क्षय रोग या तपेदिक भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो देखिए, बीसीजी का जो टीका है वो कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो नवजात बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है। तो देखिए, जीवाणु के कारण नहीं होता है इनमें से कौन सा रोग, तो चेचक जो है जीवाणु के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कि बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो देखिए, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो कुकुर खांसी के लिए दिया जाता है, डीपीटी का टीका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रोग का जो है कारण जीवाणु होता है। देखिए, किस रोग के कारण जो है जीवाणु होता है। तो देखिए, जीवाणु इनमें में से किस रोग का कारण जो है जीवाणु है, ठीक है। तो इनमें से सभी, यानी देखिए, एक तो टाइफाइड भी है जीवाणु कारण, कुकुर खांसी पे सुजाक भी हमने भी देखा अभी कुछ देर पहले, इसमें से 2 ऑप्शन मिल रहे थे। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो देखिए, कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट हमारा है बहुऔषधीय चिकित्सा यानी एमडीटी की बात कर रहे हैं, तो किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है एमडीटी। तो देखिए, कोड से जो है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो बहुऔषधीय चिकित्सा यानी एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, कोड से। नेक्स्ट हमारा है कि हैजा को जो है क्या, हैजा जो होता है का क्या कारण है। तो हैजा का जो क्या कारण है, तो जीवाणु जो हैजा का कारण है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जल जनित रोग है। तो देखिए, जल जनित रोग की बात करें तो हैजा जो है जल जनित रोग है। नेक्स्ट है कि मोनोजाइटिस या गर्दन तौर बुखार का कारण क्या है। तो मोनोजाइटिस और गर्दन तौर बुखार का कारण जो है जीवाणु है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। तो देखिए, बिडाल जो है परीक्षण से की जाती है, टाइफाइड है, बिडाल परीक्षण से की जाती है। काली मौत यानी ब्लैक डेथ जो है किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्लैक डेथ जो है हम प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट है कि नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो देखिए, कैंकर जो रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का क्या कारण है। तो देखिए, निर्जा रोग का कारण क्या है, तो है जीवाणु कारण है निर्जा रोग का कारण। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किससे धनु स्तंभ होता है। तो देखिए, धनु स्तंभ की हम बात कर रहे हैं तो धनु स्तंभ जो होता है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है। तो देखिए, एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी उत्पन्न करता है वो बैक्टीरिया जो है एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए, टीबी जो उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है टीबी उत्पन्न। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति जो नहीं होती है वो एक्टिनोमाइसीटीज में, एक्टिनोमाइसीटीज जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रामक रोग है। तो देखिए, संक्रामक रोग की अगर बात करें तो मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। बाकी जो है चेचक, यक्ष्मा, टीबी ये सभी जो क्या है संक्रामक रोग हैं, ठीक है। हैजा भी है संक्रामक रोग है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग ने जो है फैलाता है बीमारी। तो देखिए इनमें से जो संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया भी है, संक्रामक रोग है, कालाजार भी है, और रेबीज जो है संक्रामक की वजह से ये सब बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टीएबी के मतलब टैब के टीके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस रोग का जो नियंत्रण किया जाता है? तो देखिए टैब के टीबी के जो है टीके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टैब से टाइफाइड को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षय रोग जो होता है वो टीबी का संक्रमण का जो है मुख्यतः होता है क्या है? हवा द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, इन सब के बारे में हमने जो है पढ़ रखा है। तो जो क्षय रोग जो होता है जल के द्वारा होता है क्षय रोग। टीबी जो होता है किसके संक्रमण से? तो पानी के जो है संक्रमण से टीबी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्यों? तो देखिए टीकाकरण जो है एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है, इसलिए जो है ये टीबी जो है एक टीकाकरण जो है एक व्यक्ति को रोग से बचाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रिपल जो एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? तो देखिए ट्रिपल जो एंटीजन टीका है वो किस रोग में उपयोगी नहीं है? तो वह टाइफाइड में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? देखिए सिंड्रोम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो सिंड्रोम का जो अर्थ होता है लक्षणों का समूह है सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो है 1.1/2, 2.1/2 तथा 3.1/2 माह में दिया जाता है? ठीक है, यानी 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है कौन सा टीका? ठीक है, तो डीपीटी, एचआईवी और पोलियो, ये 1.5 महीना में डीपीटी और 2.5 महीना में एचआईवी और पोलियो का जो टीका 3.5 महीना में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है? तो याद रखना है कि ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु के द्वारा भी होता है, यानी इसका जो उत्तर जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में जो है उपयोग किया जाता है? तो देखिए एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में हमने बता रखा था कि ये जो है काली खांसी के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? देखिए कोविड-19 जो है क्या कोरोना वायरस से संबंधित है? ये तो अच्छा ठीक है, कोरोना वायरस के साथ साथ सभी इसमें ऑप्शन में सभी जो है कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है। एक तो सार्स भी है और मर्स भी है। ठीक है, ऐसे कोविड-19 जो है फेमस है। ठीक है, लेकिन लक्षण जो है सबका एक ही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो देखिए जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन सा इसमें से है? तो देखिए सबसे पहले यार पेन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला है? तो देखिए आलू में विल्ट रोग जीवाणु के कारण होता है, गेहूं में विल्गन रोग जीवाणु के कारण होता है, चावल में अंगमारी रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा है 87 नंबर प्रश्न, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल संक्रामक है? तो टाइफाइड है। टीबी जो होता है ना वो जंग संक्रामक होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल संक्रामक है? हेपेटाइटिस 6 नहीं यार, टीबी, टाइफाइड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा और हेपेटाइटिस ए हो जाएगी। ये दोनों जो है जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है टीका क्या है? टीका जो है एक प्रकार का क्या है टीका? ठीक है, तो अगर टीका की बात करें तो टीका जो है वो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित जो है प्रतिरक्षा है। क्या है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित जो है प्रतिरक्षा है, यानी टीका जो है क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है और कृत्रिम रूप से ये बनाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो देखिए डिप्थीरिया का जो मुख्य लक्षण है वो गला घुटना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो क्या कहाँ पर प्राप्त होते हैं? देखिए एंटीबायोटिक जो प्राप्त होते हैं वो हमेशा जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में जो है मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पनीर में विशेष सुगंध आता है, किसके कारण आता है? तो पनीर में जो विशेष सुगंध आता है वो आता है बैक्टीरिया के कारण ही। ठीक है, दूध से दही बनता है बैक्टीरिया के कारण ही। वहीतमल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे गंगा जी का जल हो गया। ठीक है, तो वहीमत जल की द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की।
नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाइट्रोजन स्थिकारक जीवाणु नहीं है। अब पूछ रहा है क्या कि नाइट्रोजन स्थिकारक जो है जीवाणु इनमें से कौन नहीं है। तो याद रखना बहुत ही आसान प्रश्न है। बैसिलस जो है थुरिंजिस जो है ये नाइट्रोजन स्थिकारक जीवाणु नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो क्लास्ट्रीडियम, ओजोला, ओजोटोबैक्टर ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा है कि योगहट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है। तो देखिए योगहट बनाने में भाग लेने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस भी है और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स भी है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी डी आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि नीफ क्या है। तो देखिए नीफ जीन किस में पाया जाता है। तो देखिए नीफ जीन जो है वो पाया जाता है राइबोजियम में। नीफ जीन किस में पाया जाता है, राइबोजियम में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बताया था। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिटकेर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया। तो देखिए यूग्लिना को जो रखा गया था वो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था। यूग्लिना को 5 जगत प्रणाली किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, व्हिटकर साहब ने। नेक्स्ट है कि पौधे तथा जंतु के बीच जो योजक कड़ी है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। तो यह यूग्लिना है। नेक्स्ट हमारा है कि यूग्लिना का प्रचलन अंग है। ठीक है, यूग्लिना का क्या है, प्रचलन अंग है। यूग्लिना का जो प्रचलन अंग का नाम बताना है आपको, तो इसमें से फ्लैजिला जो है यूग्लिना का प्रचलन अंग है। नेक्स्ट हमारा है कि यूग्लिना में जो है फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है। देखिए यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। 201 नंबर प्रश्न है कि ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो देखिए जंतु के भी लक्षण है और कवक दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्मजीव को हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया। तो देखिए स्लाइम मोल्ड को जो है वो रखा गया प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। स्लाइम मोल्ड को याद रखना, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। नेक्स्ट है कि चप्पल की आकृति के जंतु जो है, चप्पल की आकृति जंतु याद होगा पैरामीशियम, चप्पल की आकृति की जंतु। नेक्स्ट है हमारा है पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है। तो देखिए पैरामीशियम के बारे में बताया कि सिलिएटा जो है वर्ग का प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट हमारा 205 नंबर प्रश्न है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग इसमें से बताना है। तो देखिए पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सिलिया। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ जो होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट हमारा है कि प्लाज्मोडियम का जीव चक्र पूरा होता है 1 पोषक में, 2 पोषक में, 3 पोषक में या स्वतंत्र जीवी होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम का जीव जो चक्र पूरा होता है वो होता है 2 पोषक में होता है। नेक्स्ट हमारा है कि मच्छर में जो है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो देखिए मच्छर के मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र खोजा था वो किसने खोजा था, तो वो रोनाल्ड रोस ने खोजा था। नेक्स्ट हमारा है कि मैलिग्नेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है। तो देखिए मैलिग्नेट जो है मलेरिया बुखार जो उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो देखिए बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होने का जो लक्षण होता है मलेरिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमित अवस्था है मीरोजोइट कहलाती है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है, माफ कीजिएगा, मीरोजोइट कहाँ से, मीरोजोइट तो होती है और एक और ऑप्शन में है मीरोजोइट भी है और स्पेरोजोइट भी है, तो दोनों होगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो देखिए मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। नेक्स्ट है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है अंतरित किया जाता है। तो देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में होता है मलेरिया, तो किसके द्वारा होता है, एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है कि घातक मलेरिया फैलाने वाला जो मलेरिया परजीवी है वो कौन है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। नेक्स्ट हमारा है कि मलेरिया को प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो मलेरिया को जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है प्लीहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है। तो देखिए मलेरिया और डेंगू में जो है समानता नहीं है, वह मच्छर की प्रजाति। नेक्स्ट है कि रोगों को फैलाने वाले कीटों और मच्छरों को क्या कहा जाता है। तो देखिए रोगों को फैलाने वाले कीटों और मच्छरों को कहा जाता है वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज
जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जो है जल जनित रोग है। तो इसमें से एक जल जनित जो रोग है वो कौन सा है, तो हैजा है। नेक्स्ट हमारा है कि मानव में जो बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो बैक्टीरिया का जो मानव में सबसे संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट हमारा है कि काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला आजार जो है उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है सिलेमेनिया है। सिलेमेनिया जो है काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काला आजार रोग के कारण लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ के संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है काला आजार, ठीक है। तो काला आजार रोग के कारण जो है लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में जो है फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है, तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। निद्रा रोग पैदा करता है, तो देखिए निद्रा रोग जो पैदा करता है वो क्या पैदा करता है, तो ट्रिपिनोसोमा जो है निद्रा रोग पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा। इन सब के बारे में हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा जो है फैलता है, तो हम सभी जानते हैं कि सीसी मक्खी के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जो है जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषकों की जरूरत होती है। तो 2 पोषकों की जो है जरूरत होती है, तो है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा और लिस्मेनिया, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आंत में पाया जाता है। 226 नंबर प्रश्न हमारा है क्या कि पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है। तो देखिए पेचिस या अमीबियासिस के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो है उत्तर आप लोग बताइए। ट्रोपोजॉइंट कहते हैं, मीरोजॉइंट कहते हैं, सिस्टिक कहते हैं या स्पोरोजॉइंट कहते हैं, ठीक है, हमने बता रखा है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती तथा आकृति पल पल जो है बदलते रहती है। तो देखिए अमीबा की जो आकृति क्या रहती है, बदलते रहती है। नेक्स्ट हमारा है अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग क्या है, तो कुटपाद है, फ्लैजिला है, सिलिया है, इनमें से सभी है। तो कुटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंग है। नेक्स्ट हमारा है कि अमीबा में कुटपाद किस हेतु जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिए अमीबा में जो है कुटपाद जो है किस हेतु जो है कुटपाद के द्वारा क्या करता है अमीबा, तो अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है कुटपाद। कुटपाद से ही भोजन ग्रहण करता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया, तो मलेरिया परजीवी हो गया, और अमीबा जो है को किस श्रेणी में रखा गया है, तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ जो है क्या है, ई कोलाई है, ई हिस्टोलिटिका है, या ई जिंजिवैलिस है, या ट्रिपोनोसोमा है, तो इनमें से कौन है, तो ई कोलाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है। तो देखिए प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है नोक्टिक ल्यूका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश संश्लेषी जो है प्रोटिस्टा है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन है, सभी हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम है और यूग्लिना सभी हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो प्रोटिस्टा जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तियां का कार्य क्या है। तो देखिए प्रोटिस्टा जीवों की कोशिका में पाए जाने वाला संकुचनशील जो रिक्तियां है, कंट्रेक्टिकल वैक्यूल जो होता है, उसका कार्य है पाचन करना और पाचन करना नहीं है, उत्सर्जन करना और जल संतुलन करना, ठीक है। तो जो संकुचनशील रिक्तियां होती है उसका कार्य है उत्सर्जन करना और जल संतुलन करना, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। 236 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डायटम का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डायटम का जो दूसरा नाम है वो है गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सूची 1 और सूची 2 को एक साथ जो है मिलान करना है, तो ठीक है। तो सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ हम लोग जो है मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एनाफ्लीज जो है किस मच्छर से होता है, तो मलेरिया मच्छर से होता है, ठीक है। तो 1 का 4 किस में है, तो 1 का 4 इसमें डी में, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। बाकी आप मिला लीजिए। क्यूलेक्स जो होता है किसके कारण होता है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि सबसे पहले जो आता है आप उसको मिला लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखिए, ठीक है। और पहला ही से ही पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया से होता है, ठीक है, अब मिल गया। और क्यूलेक्स जो होता है फाइलेरिया होता है, क्यूलेक्स से जो है
फिलेरिया होता है, और रेत मक्खी से क्या होता है तो रेत मक्खी से काला अजार होता है, ठीक है। और सीसी मक्खी से जो होता है नींद की बीमारी होती है सीसी मक्खी से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 238 कि बेसन टेस्ट जो है परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है। तो बेसन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेसन टेस्ट जो परीक्षण होता है वो प्लेग के लिए जो किया जाता है, प्लेग के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि टाइफाइड में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड जो होता है ना उसमें जो एक अंग प्रभाव होता है जिसका नाम है आंत, ठीक है। आंत में ही होता है टाइफाइड। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 241 कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए कवक को हम अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो देखिए वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित जो पौधे हैं वो कौन से होते हैं, तो वो जो होते हैं कवक होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि कवक में किस तरह का जो है पोषण होता है। तो देखिए कवक में जो है किस तरह का पोषण होता है, तो विषम पोषी पोषण होता है, विषम पोषी जो है पोषण होता है। नेक्स्ट है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी जो कवक हैं वो सदैव क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो वह कवक स्वपोषी होते हैं, कवक जो है स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कवक में भोजन का रूप क्या होता है। तो देखिए कवक में भोजन का रूप क्या होता है, तो कवक में भोजन का रूप जो होता है ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट हमारा कि कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं। तो देखिए कवकों द्वारा रिजर्व जो है भोज्य पदार्थ किस रूप में जो है संचित रहता है, तो याद रखना है कि वो जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो पेक्टिन की नहीं बनी होती है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय कवक है। तो एक कोशिकीय कवक जो है वह ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। नेक्स्ट हमारा है कि पेंसिलिनियम क्या है। तो याद रखना है कि पेंसिलिनियम जो है वो क्या है। पेंसिलिनियम के बारे में पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेंसिलिनियम जो है कवक है, इसके बारे में हमने बता रखा है। डबल रोटी के निर्माण में किसका काम होता है, तो हमने बताया था कि डबल रोटी यानी पाव रोटी के निर्माण में ईस्ट का निर्माण होता है, ईस्ट के लिए, यानी सैक्रोमाइसिस जो है सेरेवेसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 53 नंबर प्रश्न 253 में कि जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों। तो देखिए ईस्ट जब मिलाया जाता है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं जो मिलाई जाती हैं तो क्या होता है कि डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को रोटी को जो स्पंजी बना देता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है ईस्ट और रोटी को जो है स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट हमारा जो है कि ईस्ट जो है, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, और ये भी बता दीजिए आप लोग ईस्ट जो है एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो देखिए ईस्ट में जो है कायिक जनन किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी बता देना है आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन जो है किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये पेंसिलिनियम जो है क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है 257 नंबर प्रश्न कि अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग के प्रथम गति जैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रति जैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये पेंसिलिनम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा। तो देखिए सबसे पहला जो खोजा गया एंटीबायोटिक था वो कौन था, तो वो था पेंसिलिन जो था प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है प्रतिजैविक जो है उत्पन्न होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक जो है किसने जो है पृथक किया था, तो वक्समैन ने जो है पृथक किया था। नेक्स्ट हमारा कि कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कवक के बारे में जो है बताना कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है। कवक के बारे में आपको सही बताना है कथन। तो कवक के बारे में इनमें से जो है कवक यूकेरियोटिक जीव है, इसमें जनन विषाणु
द्वारा होता है, तो इसमें तो पहला ही सही है। अच्छा, सही नहीं है चुन रहा है, ठीक है। तो देखिए कवक जो है यूकैरियोटिक है, दूसरा भी सही है। जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, इनमें शरीर का हाइफा का बना होती है, भी सही है। कवक का भित्ति जो है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए क्लोरोफिल में से पूछ रहा है कि किसमें नहीं पाया जाता, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बाकी सवाल में पाया जाता है, बायोफाइटा में पाया जाता है और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं कवक में नहीं पाया जाता, ठीक है, फंगी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारा कि वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो देखिए वृक्ष के छाल पर जो उगने वाले पौधे उसको कार्टिकोलस कहते हैं। हमने सबके बारे में बताया था। सक्सिकोलस क्या होता है, सक्सिकोलस जो होता है पत्थरों पर होता है, पहाड़ों पर उगता है सक्सिकोलस, ठीक है। ठीक, कार्टिकोलस के बारे में भी हमने बताया था, तो कार्टिकोलस इसे कहते हैं। तो वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कार्टिकोलस कहते हैं। अब बताइए कि गोबर पर उगने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्रोपोफिलस कहते हैं, गोबर पर उगने वालों को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि गोबर पर उगने वाले को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ही हमारा है, ठीक है। तो गोबर पर उगने वाले कवक को हम क्रोपोफिलस कहते हैं, ठीक है। और कोटिकोलस हमने बताया किसको कहते हैं, तो वृक्षों पर उगने वाले को कहते हैं कार्टिकोलस कहते हैं। और सक्सिकोलस जो होता है ना, सक्सिकोलम, तो सक्सिकोलस जो होता है, माफ़ कीजिएगा, सक्सिकोलस जो होता है वो होता है पत्थर पर उगने वाले को जो है कवक को सक्सिकोलस कहा जाता है। तो तीनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि आर्गोट किससे प्राप्त होता है। तो देखिए आर्गोट जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो क्लेबिसेप्स से जो है आर्गोट प्राप्त होता है। इसके बारे में मैंने बता रखा है, तो क्लेबिसेप्स से जो है आर्गोट प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जो है LSD किससे प्राप्त होता है। तो देखिए LSD जो है किससे प्राप्त होता है, तो कवक से LSD प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अफ्लाविस किससे बनता है। तो देखिए अफ्लाविस जो है वो किससे बनता है, तो कवक से अफ्लाविस बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाने योग्य कवक है। तो देखिए खाने योग्य कवक के बारे में अगर हम पूछ रहा है तो एगेरिकस जो है खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का क्या है, कवक है। हम सभी जान रहे हैं कि मशरूम क्या है, कवक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समान खाद्य छत्रक क्या होता है। जो समान खाद्य छत्रक है वो क्या होता है। तो छत्रक के बारे में बताया था कि जो मशरूम होता है वो क्या होता है, छत्रक होता है, ठीक है। तो कस कर ठसाठस भरे कवक जाल को क्या कहते हैं, खास छत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को जो है दर्शाता है। तो माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा ये जो है ना, ये उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है कि एस्परजिलस कवक का उपयोग जो है किसके बनाने में किया जाता है। देखिए एस्परजिलस जो है कवक का जो है किसके बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो देखिए पनीर को बनाने में जो है एस्परजिलस जो है कवक का उपयोग किया जाता है पनीर को बनाने में। नेक्स्ट हमारा है कि कवक में क्या नहीं होता है। तो कवक में क्या नहीं होता है, कवक में सभी जानते हैं कि प्लास्टिड नहीं होता है, बाकी ग्लाइकोजन होता है, हाइफी होता है, केंद्रक भी होता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता है कवक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन एक किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो जैव सक्रिय अणु जो है साइक्लोस्पोरिन एक जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन जो है किससे तैयार किया जाता है। तो ये जो तैयार किया जाता है इससे तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे जो है गदाकर कवक यानी क्लब फंगी कहा जाता है। तो देखिए क्लब फंगी जो है किसे कहा जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज को कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को जो है क्लब फंगी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। तो देखिए बायोफार्म का इस्तेमाल जो है हम पेचिस में करते हैं। किस में करते हैं, पेचिस में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो देखिए दांत की बीमारी जो होती है कवकीय से होती है दांत की बीमारी। नेक्स्ट है कि आलू से लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है। तो देखिए आलू में जो लेट ब्लाइट रोग है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो कवक के कारण होता है।
मूंगफली का टीका रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि मूंगफली में होने वाला टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, तो मूंगफली में जो टीका रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो सार्कोस्पोरा जो है पर्सोनेटा ये होता है उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो गन्ना में जो लाल सड़न जो रोग होता है, गन्ने में जो लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक जो है इसमें से कौन है। अच्छा, अभी हमने देखा था किसमें, मूंगफली में, तो सार्कोस्पोरा जो है पर्सिनेटा होता है। तो अब बताइए कि गन्ने के जो लाल सड़न हेतु उत्तरदायी जो कवक है वो कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि माफ़ कीजिएगा, क्या होता है, तो कॉलेट्रोट्राइकम जो फ्लैक्टम ये होता है। ठीक है, कॉलेट्रो जो है ट्राइकम फ्लैक्टम जो है गन्ने के लाल सड़न हेतु जो उत्तरदायी होता है। पादप में होने वाले रोगों की सबसे उत्तरदायी कारण क्या है, तो देखिए पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारण होता है वो क्या होता है, तो वह फफूंद होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पौधे की आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है, तो देखिए पौधे में जो आर्द्रपतन रोग होता है वो पीथियम जो है डिबेरियम के कारण होता है। कैंसर शब्द ग्रीक के कॉर्सिनोस शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए कैंसर शब्द ग्रीक के कॉर्सिनोम शब्द के उत्पन्न से होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है केंकरा होता है। नेक्स्ट हमारा कि कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं, तो देखिए कैंसर रोग जो कारक होता है उसे हम कार्सिनोजेंस हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कैंसर में ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो देखिए कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो है कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो वो किया जाता है बायोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ब्लड कैंसर को जो है आमतौर पर किस नाम से, तो ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है, तो देखिए मनुष्य में जो सबसे अधिक कैंसर होता है वो होता है कार्सिनोमा। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है कार्सिनोमा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि कैंसर किस कारण से होता है, तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर जो है किस कारण से होता है, तो जीवाणु के द्वारा भी होता है और ऑन्कोजिन्स के द्वारा भी होता है, याद रखना है। ठीक है, ऑन्कोजिन्स और जीवाणु दोनों के द्वारा होता है कैंसर। नेक्स्ट है हमारा कि कैंसर के इलाज के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विधि प्रचलित नहीं है। ठीक है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या फिजियोथेरेपी। तो देखिए कैंसर के इलाज में जो है ना, ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है फिजियोथेरेपी किस लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में, सर्जरी भी होता है और रेडिएशन थेरेपी भी किया जाता है। ठीक है, यानी इसका जो हो जाएगा A-C-B इसका होता है, लेकिन D इसका नहीं होगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किस समूह की एंटीबॉडीज से जो है एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, तो देखिए एलर्जिक प्रतिक्रिया जो होती है वो किस समूह के एंटीबॉडीज से होता है, तो याद रखना है कि ये होता है IgE से होता है। नेक्स्ट हमारा है कि एलर्जी के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षियाँ जो है एंटीबॉडी हैं वो कौन सी है, तो वो जो है IgE है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आंसू, लार, माँ के दूध में कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है उपस्थित रहता है, तो देखिए आंसू, लार, माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है उपस्थित रहता है, तो याद रखना कि ये जो IgA जो है उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है, तो सबसे बड़े आकार का जो इम्यूनोग्लोबिन है वो है IgM है। नेक्स्ट हमारा है कि बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है, तो बाहरी कोशिका को जो नष्ट करने का काम करता है IgM और IgG जो है नष्ट करने का काम करता है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है। एलर्जेंस क्या होता है, तो देखिए एलर्जेंस जो होता है वो क्या होता है, तो संक्रमण होते हुए IgE के जो है श्रवण को बढ़ाता है, असंक्रमण होते हुए जो IgE के श्रवण को क्या बढ़ाता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई B इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है वो किससे होता है, तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो थाइमस में होता है। टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस याद रखना है। ठीक है, बी लिम्फोथाइमस का निर्माण कहाँ होता है, तो बी लिम्फोथाइमस का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बी लिम्फोथाइमस का निर्माण होता है। और टी लिम्फोसाइट का जो उत्पन्न होता है थाइमस में होता है, और बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जीवाणु के बारे में आपसे अगर पूछे कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, तो थियोमार्गेरिटा नबियंसिस है, थियोमार्गेरिटा नबियंसिस है। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, तो प्रोटोजोआ शब्द जो है गोल्डफश ने दिया था, याद रखना। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, गोल्डफश ने दिया था। तो हमारा जो है टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, थर्ड टॉपिक। अब लोग हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, जो हमारा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो
लाइक करने में तो पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। और जो है चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है, नहीं तो फिर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बेकार बेकार को जो है चैनलों को आपने फॉलो कर रखा होगा, ठीक है, लेकिन जहाँ कंटेंट अच्छा उपलब्ध है तो उसे ज़रूर यार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और कुछ तो डिमांड है नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।